स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग प्रश्नावली पर चलते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है, आप लोग इसको पढ़िए और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। देखिए, इसमें कहा जा रहा है, यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। आप लोग देख सकते हैं, हमें 1 से 8 नंबर तक आकृति दी गई है और हमसे कहा जा रहा है प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। तो यहाँ पर ये जो आकृतियां दिख रही हैं आपको, हमें इन आकृतियों का वर्गीकरण करना है और किस आधार पर करना है, इसमें बताना है कि कौन कौन सी आकृतियां साधारण वक्र हैं, कौन कौन सी आकृतियां साधारण बंद वक्र हैं, कौन सी आकृति बहुभुज है, कौन सी उत्तल बहुभुज है और कौन सी अवतल बहुभुज है। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग इनका वर्गीकरण करते हैं। तो आप लोग लिखिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिख लीजिए इसका। सॉल्यूशन, अगर हम लोग ए नंबर की बात करें तो ए हमें किस आधार पे, ए में किस आधार पे रखना है, देखिए साधारण वक्र। तो चलिए हम लोग इन आकृतियों का जो विभाजन है, इन आकृतियों का जो वर्गीकरण है, वो साधारण वक्रों के आधार पर करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग बताइए कौन कौन सी आकृति हमारी साधारण वक्र है। अगर हम लोग इसकी बात करें, यहाँ पर देखिए जो हमारा 1 नंबर है, ये क्या है, एक साधारण वक्र है। इसकी बात करें तो ये भी एक साधारण वक्र है। तो लिखते भी चलिए, 1 नंबर हमारा साधारण वक्र है, 2 नंबर साधारण वक्र है। और अगर हम लोग इस 5 नंबर की बात करें तो ये 5 नंबर भी हमारा साधारण वक्र है। 6 नंबर की बात करें तो ये जो 6 नंबर आप देख रहे हो, ये भी हमारा साधारण वक्र है। इस 7 नंबर की बात करें तो यहाँ पर ये जो आप 7 नंबर देख रहे हो, ये भी क्या है, एक साधारण वक्र है। और स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो हमारी आकृति नंबर 8 है, ये साधारण वक्र नहीं है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोग साधारण वक्र की डेफिनेशन समझ लीजिए कि साधारण वक्र होता क्या है। आप लोग समझिए, पेंसिल से या फिर पेन से आप लोग कोई टेढ़ी मेढ़ी या फिर सीधी रेखा खींचते हैं, तो ये जो रेखाएं हमारी होती हैं, ये क्या कहलाती हैं, वक्र कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, वक्र कहलाती हैं। और शर्त क्या होनी चाहिए इसके लिए कि वक्र बनाते समय, समझिए आकृति खींचते समय जो हमारी पेंसिल है वो उठनी नहीं चाहिए। ठीक है, जब हम लोग इन आकृतियों को ड्रॉ करेंगे, चलिए हम लोग खींच करके देख लेते हैं। चलिए, हम लोगों ने इस तरीके से आकृति बनाई। देखिए, इस आकृति को खींचने के लिए हमें पेंसिल को उठाना नहीं पड़ा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो आकृति बनी हमारी क्या है, एक वक्र। चलिए, इसी तरीके से हम लोग दूसरी आकृति को बना करके देखते। देखिए, इसको बनाने के लिए भी हमें पेन को उठाना नहीं पड़ा। अगर इस आकृति को बनाएंगे तो ये भी हमारी बिना पेन उठाए बन जाएगी, ये भी बन जाएगी, ये भी बन जाएगी। लेकिन स्टूडेंट, आप लोग जब इसको बनाओगे तो देखिए आपको इसको कैसे बनाना पड़ेगा। आप लोग ऐसे बनाएंगे, फिर डंडी बनाने के लिए आपको पेन उठानी पड़ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो हमारी आकृति नंबर 8 है, वो साधारण वक्र नहीं है। तो स्टूडेंट, साधारण वक्र क्या है आप लोग समझ गए होंगे। ऐसा वक्र जिसको हम लोग अगर समतल पर किसी पेपर पर बना रहे हैं, तो बनाने के लिए जो हमें पेंसिल है या पेन है, उसे उठाना ना पड़े। तो इस तरीके का जो हमारा वक्र होता है वो साधारण वक्र कहलाता है। तो स्टूडेंट, अब यहाँ पर आप लोग कहेंगे इस आकृति को बनाने के लिए भी मैं पेन उठाना नहीं पड़ रहा है, तो क्या ये साधारण वक्र है? तो जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये साधारण क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए, साधारण वक्र के लिए एक बात और होती है कि ये जो वक्र है आपस में काटने नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर जब आप इस स्टार को बना रहे हो इस तरीके से, तो यहाँ पर देखिए प्रतिच्छेद कर दे रहा है। तो हमारा जो वक्र है वो क्या है, कुछ इस तरीके से कटना भी नहीं चाहिए। तो इसमें नहीं कट रहा, इसमें नहीं कट रहा, इसमें भी नहीं कट रहा, इसमें भी नहीं कट रहा, इसमें भी नहीं कट रहा। तो इस तरीके से अगर हम लोग साधारण वक्र की बात करें तो आकृति नंबर 1, 2, इसको उठाने के लिए, इसको बनाने के लिए आपको पेन उठाना पड़ेगा। और ये हमारा 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ये हमारे क्या है, साधारण वक्र है। तो स्टूडेंट, आप लोग कारण समझ गए होंगे। चलिए, अब हम लोग इसके
सेकंड बी नंबर पर चलते हैं और बी में देखिए क्या कहा जा रहा है, हमें साधारण बंद वक्र दिखाना है। साधारण बंद वक्र के आधार पर हमें इसको क्लासीफाई करना है। तो लिख लीजिए साधारण बंद वक्र, बी नंबर किस आधार पे है, साधारण बंद वक्र। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग सभी साधारण वक्रों को देखिए, क्या ये जो साधारण वक्र है बंद है, यहाँ पर देखिए ये हमारा साधारण वक्र बंद है। देखिए अभी हमने इस तरीके से आकृतियां बनाई, तो ये जो हमारी आकृति क्या है, साधारण वक्र है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो भाग क्या है, खुला है, तो ये साधारण खुली आकृति है। लेकिन अगर हम लोग इसी आकृति को कुछ इस तरीके से बनाएं और ये बंद कर दें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साधारण बंद वक्र हो जाएगा। अगर इसी तरीके से हम लोग इस आकृति को खींचिए, तो यहाँ पर देखिए ये आकृति कैसी है, बंद आकृति है, साधारण बंद वक्र है। इसको खींचें तो यहाँ पर देखिए क्या है, साधारण बंद वक्र है। अगर इस तरीके से हम खींचें, यहाँ पर देखिए कैसा है, साधारण बंद वक्र है। और अगर हम लोग इस तरीके से ड्रॉ कर दें, यहाँ पर देखिए जैसे कि हमारी आकृति नंबर 5 बनी है, तो ये भी क्या है, साधारण बंद वक्र है। और ये भी हमारी क्या है, साधारण बंद वक्र है। तो साधारण बंद वक्र हमारा कौन कौन सा नंबर है, आप लोग देखिए फर्स्ट नंबर की जो आकृति है वो भी साधारण बंद वक्र है। सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर की जो आकृति है वो भी हमारा साधारण बंद वक्र है। ये तो वक्र है ही नहीं, साधारण वक्र है नहीं, ये भी साधारण वक्र नहीं है। यहाँ पर देखिए जो हमारी आकृति नंबर 5 है, ये भी क्या है, साधारण बंद वक्र है। और इस 6 नंबर की बात करें तो ये भी साधारण बंद वक्र है। और इस 7 नंबर की बात करें तो ये भी हमारा क्या है, साधारण बंद वक्र है। तो स्टूडेंट इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला नंबर क्या है। तो स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखिए, अगले नंबर में हमें किस आधार पर विभाजन करना है, बहुभुज के आधार पर हमें विभाजन करना है। तो चलिए हम लोग इसका जो विभाजन है वो बहुभुज के आधार पर करते हैं। तो स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर बहुभुज कौन कौन सी आकृति है, आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पर बहुभुज, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि बहुभुज होता क्या है। बहुभुज होता क्या है स्टूडेंट, आप लोग इसको समझिए। हमारे पास हमने दो या दो से अधिक भुजाएं ले ली, दो से अधिक भुजाओं से मिलकर के बनी हुई जो बंद आकृति होती है, दो से अधिक भुजाओं से मिलकर के जो बंद आकृति बनती है, भुजाओं को मिलाकर दो से अधिक भुजाओं को मिलाकर जो बंद आकृति बनती है, वही क्या कहलाती है, बहुभुज कहलाती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये जो फिगर्स दिए गए हैं आप इसमें अप्लाई करिए। देखिए क्या डेफिनेशन अप्लाई हो रही है, जिसमें डेफिनेशन अप्लाई होगी वही हमारा बहुभुज होगा, वही बहुभुज कहलाती है। तो स्टूडेंट आप लोग डेफिनेशन समझ गए होंगे। चलिए हम लोग बहुभुज के आधार पर विभाजन कर लेते हैं। सी नंबर को आप ध्यान से देखिए, बहुभुज के आधार पर चलिए हम विभाजन करते हैं। बहुभुज के आधार पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आकृति नंबर फर्स्ट को देखिए, एक भुजा ए हो गई, एक भुजा हमारी ए हो गई, 2 3 4 5, तो दो से अधिक भुजाएं हैं और इनको मिलाने से हमारी एक बंद आकृति बन रही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग आकृति फर्स्ट की बात करें तो हमारा क्या है, एक बहुभुज है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, चलिए एक भुजा हमारी ए हो गई, दूसरी भुजा हो गई, तीसरी भुजा हो गई, चौथी भुजा हो गई, तो इन भुजाओं को हमने मिलाकर के एक बंद आकृति बना दी, तो ये हमारी क्या हो गई, दूसरी नंबर बहुभुज हो गई। तो इसमें कोई भुजा नहीं है, आप लोग इसमें देखिए हमने इस भुजा को इससे मिलाया, देखिए हमारे पास एक आकृति कुछ इस तरीके से बन रही है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, दो से अधिक भुजाओं को मिलाने से जब कोई आकृति बनती है तो क्या कहलाती है, बहुभुज कहलाती है। तो यहाँ पर ये जो आकृति आप देख रहे हो 4 नंबर, ये भी हमारा क्या है, एक बहुभुज है। क्या है, एक बहुभुज है। देखिए ना इसमें साइड्स देखिए आप लोग, एक साइड ये हो गई और जब हमने इन साइड्स को मिला दिया
तो हमारे पास क्या बना, एक बहुभुज बना। देखिए अब हमने इन साइड्स को मिला दिया तो भी बहुभुज मिला, और ऐसे मिला दे रहे तो हमारा एक आकृति तैयार हो रहा है, और जिसमें क्या है सभी भुजाएं हैं। तो जो आकृति नंबर 4 है वो भी क्या है, एक बहुभुज है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हमें उत्तल बहुभुज बताना है। तो स्टूडेंट उत्तल बहुभुज क्या होता है, अवतल बहुभुज क्या होता है, आप लोग समझिए। देखिए हमारे पास अगर कोई आकृति भुजाओं से मिलकर के बनी हुई है और इसमें अगर कोई गड्ढे नहीं है, गड्ढे ना होने का मतलब इसके जो सारे शीर्ष हैं उभरे हुए हैं, कुछ इस तरीके से हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या है, उत्तल बहुभुज है। अगर हम लोग अवतल बहुभुज की बात करें तो आप लोग समझिए, यहाँ पर ये जो हमारी आकृति अगर कुछ इस तरीके से बनी है, देखिए इसमें ये जो कोना है अंदर की तरफ है। अगर किनारे अंदर की तरफ होते हैं, कोई केव बनाते हैं, गुफा बनाते हैं, इस तरीके से गड्ढा बनाते हैं, तो इस तरीके की आकृति क्या कहलाती है, अवतल बहुभुज। क्या कहलाती है, अवतल बहुभुज। अगर सारे किनारे उभरे हुए हो, जैसा कि आप लोग इन आकृतियों में देख रहे हो, तो इस तरीके की जो आकृतियां होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्तल बहुभुज कहते हैं। तो स्टूडेंट अब आप लोग इस डेफिनेशन को अप्लाई करिए। उत्तल बहुभुज के आधार पे आप लोग आधार पर वर्गीकृत कर दीजिए, वर्गीकरण कर दीजिए। चलिए ये हम मान ले रहे हैं हमारा कौन सा नंबर है, डी नंबर। डी नंबर में आप लोग ए वाली डेफिनेशन अप्लाई करिए। देखिए कहाँ कहाँ पे लग रहा है। यहाँ पर जो हमारा सेकंड नंबर है, सिर्फ और सिर्फ सेकंड नंबर ही एक ऐसा है जिसमें जो हमारी आकृतियाँ कैसी हैं, उभरी हुई हैं, जिसमें जो शीर्ष है कैसे उभरे हुए हैं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर हमारा क्या है, उत्तल बहुभुज है। चलिए हम लोग अवतल बहुभुज के आधार पर क्लासिफिकेशन कर देते हैं। देखिए अवतल बहुभुज यहाँ पे क्या है, ये हमारी जो आकृति नंबर फर्स्ट है और जो आकृति नंबर हमारी 4 है, यही क्या है, अवतल बहुभुज है। तो समझ गए स्टूडेंट, आप लोग समझ गए। और अगर हम लोग बहुभुज की बात करें, बहुभुज हमारा देखिए क्या क्या था, 1 नंबर, 2 नंबर और हमारा जो 4 नंबर है वो हमारा बहुभुज था। और साधारण जब हमने बंद वक्र की बात करी तो साधारण बंद देखिए कौन कौन से थे, 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। 1, 2, 5, 6 और ये 7 नंबर हमारे क्या है, साधारण वक्र है, साधारण बंद वक्र है। और अगर हम साधारण वक्र की बात करें सिर्फ, तो इसमें भी आप लोग लिख लीजिए 1 नंबर, 2 नंबर और हमारा 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। ये हमारे क्या हो गए, साधारण वक्र हो गए। तो स्टूडेंट आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया, आप लोग समझ गए होंगे, आप लोगों को डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं और इस क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है इसको पढ़िए। सम बहुभुज क्या है। सबसे पहले हम लोग सम बहुभुज की डेफिनेशन समझ लेते हैं कि सम बहुभुज होता क्या है। आप लोग सम बहुभुज क्या होता है इसको आप लोग समझ लीजिए। अगर हमारे पास कोई आकृति है और इस आकृति में जितनी भी भुजाएं हैं, देखिए बहुभुज होने के लिए क्या चाहिए, हमारे पास 2 से अधिक भुजाएं चाहिए। जब 2 से अधिक भुजाएं यानी कि 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजाएं इस तरीके से हैं, और जो सारी भुजाएं कैसी हैं, एक समान है। सारी भुजाएं कैसी हो, एक समान हो, सभी भुजाएं एक समान होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, जो भी कोण है सभी कोण एक समान होने चाहिए। सभी भुजाएं और सभी कोण जब एक समान होते हैं तो इस तरीके से जो हमारा बहुभुज बनता है उसे सम बहुभुज कहते हैं। सभी भुजा और सभी कोण एक समान होने चाहिए। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग एक बहुभुज बनाएं जिसमें भुजाओं की संख्या 3 है, समझिए हमने एक बहुभुज बनाया और इसमें 3 भुजाएं हैं, और हमने क्या कहा, डेफिनेशन लगाई सारी भुजाएं एक समान हो। तो यहाँ पर जो हमारी भुजा ए बी है वो बराबर है भुजा ए सी के, और तीनों भुजाएं बी, यानी कि ये दोनों भुजाएं बराबर है बी सी के। तो और इनके बीच के ये जो कोण है वो भी क्या है, बराबर है। तो इस तरीके का जो बहुभुज होगा
उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग समबाहुभुज कहेंगे। और यहाँ पर जो हमने समबाहुभुज बनाया है, इस आकृति का क्या नाम है, समबाहु त्रिभुज है। तो उदाहरण स्टूडेंट आप लोग समझ गए। चलिए, और यहाँ से आप लोग देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने इसको सॉल्व भी कर दिया। 3 भुजाएं वाला में एक समबाहुभुज चाहिए। तो यहाँ पर जो आकृति हमने खींची वो कैसी है, 3 भुजाओं वाली आकृति है। क्या समबाहुभुज है? समबाहुभुज होने के लिए क्या चाहिए, सारी भुजाएं एक समान। हाँ, इसकी सारी भुजाएं एक समान है। सारे कोण एक समान होने चाहिए, सारे कोण भी एक समान हैं। और इस तरीके से अगर हम लोग 3 भुजाओं वाले समबाहुभुज की बात करें तो हमारा क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। तो इसमें लिख दीजिए, जो हमारी भुजा ए बी है वो बराबर है बी सी के, और बराबर किसके है, ए सी के। और अगर हम लोग सभी कोणों की बात करें, एंगल ए बराबर है हमारा एंगल बी के, बराबर है एंगल सी के। तो आपको पता होगा जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो स्टूडेंट इस तरीके से 3 भुजाएं वाले समबाहुभुज को आप समझ गए, और उसका नाम बताना था, तो नाम क्या है, समबाहु त्रिभुज। चलिए, अब हम लोग इसके नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या है। हमें 4 भुजाओं वाले एक समबाहुभुज का नाम बताना है। स्टूडेंट क्या बताना है, 4 भुजाओं वाले एक समबाहुभुज। तो आप 4 भुजाओं वाली एक आकृति बनाइए, ऐसे बना लीजिए 4 भुजाओं वाली एक आकृति। अब समबाहुभुज होने के लिए क्या जरूरी है कि सभी भुजाएं एक समान होने चाहिए, सभी भुजाएं एक समान होनी चाहिए, और जो सभी कोण हैं वो भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो आप लोग सोचिए, ऐसी हमारी आकृति क्या होती है। अगर हम लोग वर्ग की बात करें तो वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, एक समान होती हैं। सभी भुजाएं एक समान होती हैं। और अगर हम लोग वर्ग के सभी कोणों की बात करें तो वर्ग के सभी कोणों का मान कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। सभी कोण 90 डिग्री होता है, सभी कोण 90 डिग्री। देखिए, सारे कोण भी बराबर हो रहे हैं, सारी भुजाएं भी बराबर हो रही हैं। तो अगर हम लोग 4 भुजाओं वाले एक समबाहुभुज की बात करें तो हमारी आकृति क्या होती है, वर्ग होती है। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, अब हम लोग इसके थर्ड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं थर्ड नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। स्टूडेंट आप लोग थर्ड नंबर को समझिए। 6 भुजाएं हों, हमें एक ऐसी आकृति बनानी है जिसमें भुजाओं की संख्या कितनी हो, 6 हो। तो 6 भुजाओं वाला हमें एक समबाहुभुज चाहिए। तो चलिए, हम लोग 6 भुजाओं वाला एक समबाहुभुज बना लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए। चलिए, हम लोग एक 6 भुजाओं वाले समबाहुभुज की रचना करते हैं। तो चलिए, हम लोग 6 भुजाओं वाले एक समबाहुभुज की रचना कर लेते हैं स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग 6 भुजाओं वाला एक समबाहुभुज बनाते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, हमने एक समबाहुभुज बना लिया है। और ये जो समबाहुभुज है इसमें देखिए कितनी भुजा, एक भुजा ए हो गई। आप लोग इसमें भुजाओं को दर्शा दीजिए। तो यहाँ पर हम बात करें, एक भुजा ए हो गई, दूसरी भुजा ए हो गई, तीसरी भुजा ए हो गई, चौथी भुजा ए हो गई, पांचवी भुजा ए हो गई, और छठी भुजा क्या हो गई, ए हो गई। और अगर हम लोग इस आकृति के नाम की बात करें तो इस आकृति का नाम क्या होता है, समषटभुज होता है। क्या होता है, समषटभुज होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, अब ये जो आकृति है इसमें 6 भुजाएं हैं और हमारी सभी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। सभी भुजाएं क्या हैं, एक समान है। और अगर हम लोग इस समषटभुज की बात करें तो इसका जो प्रत्येक कोण होता है, यहाँ पर जो एंगल बनेगा बराबर होगा इस एंगल के, बराबर होगा इस एंगल के, बराबर होगा इस एंगल के, और बराबर होगा इस एंगल के, बराबर होगा इस एंगल के। और जो प्रत्येक कोण होता है वो कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री। ए बी 60, 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 ए बी 60। तो इस तरीके से जो भी प्रत्येक कोण होता है, प्रत्येक कोण क्या होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग 6 भुजाओं वाले एक समबाहुभुज की बात करें तो 6 भुजाओं वाला हमारा समबाहुभुज क्या होता है, समषटभुज होता है। तो स्टूडेंट इस तरीके से यहाँ पर जो हमारी प्रश्नावली 3.1 थी, हमने
उसके सारे प्रश्नों को सॉल्व किया। तो चलिए स्टूडेंट आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।